केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कल बिहार सरकार के सहयोग से प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग द्वारा आयोजित जिले के समग्र विकास पर 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। पिछले जिले शब्दावली की जगह अब अपनाया जाएगा आकांक्षी जिला मॉडल। पाकिस्तान के पूर्व कप्तान राशिद लतीफ ने भारत पाक मैच से पहले बड़ा बयान दिया है। लतीफ ने कहा है कि पाकिस्तान पर पिछले 30 सालों से हार का दबाव है, इसलिए शायद भारत इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा। बता दें कि पिछले 10 सालों में भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ 15 मैच में से 12 मैच अपने नाम किए हैं। 15 सितंबर से कोई भी व्यक्ति 10 लाख रुपए तक की खरीदारी का भुगतान यूपीआई से कर सकता है। इसके लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम ने व्यक्ति से व्यापारी यूपीआई लेनदेन की सीमा बढ़ा दिया है। इन बदलावों से उन क्षेत्रों को लाभ होने की उम्मीद है जहां ग्राहकों को अक्सर बड़े लेनदेन पर प्रतिबंधों का सामना करना पड़ता था। सिक्किम में कुदरत ने फिर कहर बरसाया है। पश्चिमी सिक्किम में यांगथांग निर्वाचन क्षेत्र के अपर रिस्वी में आधी रात को भूस्खलन हुआ, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई और 3 लापता हैं। भूस्खलन की चपेट में आने से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मिलकर 2 घायल महिलाओं को बचाया, जिसमें से एक की अस्पताल में मौत हो गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुवार को तीनों सेनाओं के पहले महिला जल यात्रा अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तीनों सेनाओं की 10 महिला अधिकारी अगले 9 महीने के दौरान दुनिया के कुछ खतरनाक जल क्षेत्रों समेत लगभग 26,000 नॉटिकल मील की दूरी तय करेगी। समुद्री मार्ग से विश्व भ्रमण के इस अभियान को समुद्र प्रदक्षिणा नाम दिया गया है। सीपी राधाकृष्णन ने शुक्रवार को उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें राष्ट्रपति भवन में शपथ दिलाई। उपराष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने संयुक्त विपक्षी उम्मीदवार वी सुदर्शन रेड्डी को हराया। राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति बने हैं। यह चुनाव पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद हुआ। 781 सांसदों में से 767 ने मतदान किया, जिसमें 99.2% मतदान दर्ज हुआ। तमिलनाडु के डीएमके नेता विनयगम पलानीस्वामी को एक व्यक्ति को कार से कुचलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। मृतक पलानीस्वामी ने पंचायत प्रमुख के साथ कुछ मुद्दे उठाए थे, जिससे आरोपी नाराज था। पहले यह हिट एंड रन का मामला समझा गया, लेकिन बाद में हत्या की जांच शुरू हुई। देश भर में 5 संदिग्ध आईएसआई आतंकवादियों की गिरफ्तारी के बाद खुलासा हुआ है कि वे दक्षिणापंथी नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रहे थे। दिल्ली, मध्य प्रदेश, झारखंड और तेलंगाना से गिरफ्तारी हुई आरोपियों के पास से हथियार, केमिकल और कारतूस बरामद किए गए हैं। मुख्य आरोपी अरशद दानिश इंग्लिश में पोस्ट ग्रेजुएट है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ की सूचना है। इस एनकाउंटर में 2 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। सुरक्षा बलों ने मौके पर एक 303 राइफल और अन्य हथियार बरामद किए हैं। बीजापुर एसपी जितेंद्र यादव ने बताया है, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है और दोनों ओर से रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बम उड़ाने की धमकी मिली, जिसके बाद पूरे परिसर में हड़कंप मच गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरे परिसर को खाली करवाया गया। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में भी बम की खबर मिली थी। एजेंसियां अलर्ट पर है और पुलिस जांच में जुड़ गई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में बम की धमकी के बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। आज दिल्ली, मुंबई और बिहार में बम की धमकी से हड़कंप मच गया। दिल्ली हाईकोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट को ईमेल के माध्यम से बम से उड़ाने की धमकी मिली। बिहार में भी इंटरनेट मीडिया पर बम विस्फोट की धमकी दी गई, जिसमें 12 सितंबर 2025 को विस्फोट करने की बात कही गई है। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। 2020-21 के किसान आंदोलन से जुड़े एक ट्वीट पर उनकी टिप्पणी के खिलाफ दायर मानहानि केस को रद्द करने की याचिका उन्होंने वापस ले ली है। कोर्ट ने कहा है कि वो निचली अदालत में अपनी बात रख सकती है। यह मामला कंगना ने उस ट्वीट से जुड़ा है। स्पाइस जेट Q400 विमान में शुक्रवार को कांडला हवाई अड्डे से उड़ान भरते समय तकनीकी खराबी आ गई। विमान का एक बाहरी पहिया गिर गया। इस विमान में 75 यात्री सवार थे और यह मुंबई के लिए उड़ान भरने वाला था। एयरलाइन के प्रवक्ता के अनुसार विमान सुरक्षित रूप से मुंबई में उतरा और किसी भी यात्री को चोट नहीं आई। घटना की जाँच जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने मुख्य परिसर को उच्च सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया है, जिसके चलते यहां फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी और इंटरनेट मीडिया पर रील बनाने पर रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने मीडिया कर्मियों से निम्न सुरक्षा क्षेत्रों में ही इंटरव्यू और लाइव प्रसारण करने को कहा है। नियमों का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रवेश पर प्रतिबंध भी शामिल है। तरन तारण में छेड़छाड़ के मामले में दोषी आप विधायक जिंदर सिंह लालपुरा की किस्मत आज अदालत के फैसले पर टिकी है। उन्हें 3 से 5 साल की जेल हो सकती है, जिससे
उनकी विधायकी खतरे में है। पहले आप में रहे लालपुरा पर कई विवादों के आरोप हैं। पीड़िता हरविंदर कौर उस्मा आगामी उपचुनाव में उसके खिलाफ मैदान में है। झारखंड में पेशा कानून को लागू करने को लेकर सियासी घमासान जारी है। दरअसल झारखंड हाईकोर्ट ने पेशा कानून लागू न होने पर नाराजगी जताते हुए राज्य में बालू घाट समेत सभी लघु खनिजों की नीलामी पर रोक लगा दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 सितंबर को मणिपुर दौरे पर जाएंगे, जो अशांति के बीच महत्वपूर्ण है। वे चूड़ा चांदपुर से शुरुआत करके विस्थापित लोगों से मिलेंगे और राहत परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद इम्फाल के कांगला में मणिपुरी विरासत स्थल पर दौरा करेंगे। मणिपुर में 1300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास होगा। नेपाल में राजनीतिक संकट गहरा गया है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के इस्तीफे के बाद सेना ने स्थिति संभाली है। सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल, जिनका भारत से गहरा नाता है, शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उन्होंने भारत में रक्षा प्रबंधक का कोर्स किया है और उन्हें राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा भारतीय सेना के जनरल के मानक पद से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर में 765 स्कूल भवनों पर चलेगा बुलडोजर। बच्चों की सुरक्षा को लेकर शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। जम्मू कश्मीर में बारिश और भूस्खलन से खस्ता हालत हो चुकी है। स्कूल भवनों को अब शिक्षा विभाग स्वयं गिराएगा। विभाग ने प्रदेश के 765 स्कूल भवनों को चिन्हित किया है जो असुरक्षित श्रेणी में आते हैं और जिन्हें जल्द ही बुलडोजर चलाकर गिराया जाएगा। यह फैसला बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शिक्षा मंत्रालय ने विभाग को निर्देश दिया है कि वह राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए इन खतरनाक इमारतों को तुरंत हटाए। इन स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जाएगी, जैसे ही स्थानीय कक्षा में नजदीकी स्कूल में शिफ्ट करना। शिक्षा निदेशक जम्मू डॉक्टर नसीम जावेद चौधरी ने बताया कि अभी जिलों से सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट मंगवाई जा रही है और जिला शिक्षा अधिकारी निगरानी कर रहे हैं। इस कार्रवाई की शुरुआत दैनिक जागरण के उस अभियान के बाद हुई जिसमें स्कूल की जर्जर स्थिति और बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता जताई गई थी। हालांकि भारी बारिश और भूस्खलन ने इमारतों की हालत और बिगाड़ दी है, जिसके चलते जम्मू संभाग में अभी तक सरकारी स्कूल खुल नहीं पाए हैं। विभाग का लक्ष्य है कि जल्द से जल्द बच्चों की सुरक्षित माहौल में शिक्षा मुहैया कराई जाए। एसडीएम का अचौक निरीक्षण। स्कूल में बच्चों से पूछे गणित और विज्ञान के सवाल। जिले की शिक्षा व्यवस्था सुधारने के लिए एसडीएम पूर्वा परमेश श्रीवास्तव ने क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालयों का अचौक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रों की उपस्थिति और शिक्षण गुणवत्ता का जायजा लिया। उच्च गांव किला प्राथमिक विद्यालय में 35 में से 26 छात्र और 2 शिक्षक मौजूद पाए गए, जबकि कन्हैया खेड़ा विद्यालय में 50 में से 45 छात्र उपस्थित है। एसडीएम ने कक्षा के 3 छात्रों के द्विपद का अर्थ और मकड़ी के पैर की संख्या पूछी, जिनका उन्होंने सही जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने गणित का एक और रोचक सवाल पूछा। छात्रों ने तुरंत बताकर अपनी मेधा का परिचय दिया। एसडीएम ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि वे समय पर स्कूल पहुंचे और पढ़ाई को रोचक बनाए। गांव के अभिभावकों ने इस निरीक्षण का स्वागत किया और कहा कि इससे स्कूलों के अनुशासन और शिक्षा का स्तर सुधरेगा। एसडीएम ने आगे भी ऐसे अचौक निरीक्षण जारी रखने की बात कही। कांग्रेस पर भारी पड़ सकता है पीएम मोदी के डीपफेक वीडियो मामला। एक्सपर्ट्स ने बताया कि 3 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान बिहार कांग्रेस द्वारा पीएम नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन को एआई जनरेटेड वीडियो पोस्ट किए जाने की मामला गंभीर होते जा रहा है। साइबर एक्सपर्ट्स का कहना है कि बिना सहमति के किसी की छवि के साथ इस तरह की छेड़छाड़ कानूनी अपराध है और इसके तहत 3 साल की जेल और जुर्माना का प्रावधान है। वोट चोरी डन हो गए। अब जाता हूँ सोने। अरे बेटा, पहले तो तुमने मुझे नोटबंदी की लंबी लाइनों में खड़ा किया, तूने मेरे पैर धोने का रील बनवाया और अब बिहार में मेरे नाम पर राजनीति कर रहे हो। तुम मेरे अपमान के बैनर पोस्टर छपवा रहे हो। तुम फिर से बिहार में नौटंकी करने की कोशिश कर रहे हो। राजनीति के नाम पर कितना गिरोगे? साइबर एक्सपर्ट्स पवन दुग्गल के अनुसार भारत में एआई को लेकर अलग से कानून नहीं है, लेकिन आईटी एक्ट 2000 की धारा 66D और 66C के तहत ऐसे मामलों में कार्रवाई की जा सकती है। यह इलेक्ट्रॉनिक धोखाधड़ी की श्रेणी में आता है। इसके अलावा भारतीय न्याय संहिता BNS 2023 के तहत मानहानि की मामला भी बन सकता है। विवादित वीडियो में हीराबेन को पीएम मोदी के तीखे सवाल करते
हुए दिखाया गया है। भाजपा ने इसकी कड़ी निंदा करते हुए कांग्रेस पर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। विशेषज्ञों का मानना है कि डीप फेक टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग रोकने के लिए सख्त कानून प्रावधान की जरूरत है। भारत में बिना रेयर अर्थ वाले इलेक्ट्रिक मोटर का ट्रायल, चीन पर निर्भरता कम करने की तैयारी। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए दुर्लभ धातुओं रेयर अर्थ मटेरियल पर चीन की निर्भरता कम करने के लिए भारतीय कंपनी अब बिना रेयर अर्थ वाली मोटरों का परीक्षण कर रही है। फरीदाबाद में एक लैब में फोटोनिक सॉल्यूशन और स्टाइलिंग जीटीके ई मोबिलिटी जैसी कंपनियां ने मैग्नेट फ्री मोटर के टेस्ट शुरू किए हैं, जो ब्रिटेन की एडवांस इलेक्ट्रिक मशीन्स की तकनीक पर आधारित है। दुनिया में 70% रेयर अर्थ मटेरियल पर चीन का नियंत्रण है और उसके निर्यात प्रतिबंधों से बचने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। अगर परीक्षा सफल होता है तो यह भारत की ईवी निर्माण क्षमता को बढ़ावा देगा और चीन पर निर्भरता कम करेगा। टेक्नोलॉजी के सहारे आकार लेगा नया यूपी, एआई एवं डीप टेक सेक्टर बनेगा भविष्य की रीढ़ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकसित यूपी 2047 के तहत प्रदेश को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्नोलॉजी का वैश्विक केंद्र बनने का रोडमैप तैयार किया है। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक यूपी को टेक्नोलॉजी हब के रूप में विकसित किया जाए, जिसमें लखनऊ और कानपुर में EICT सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग हब और ग्लोबल डेटा सेंटर शामिल होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में डिजिटल बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। वर्ष 2015 से 16 में मात्र 13.3% स्कूलों में कंप्यूटर उपलब्ध थे, जबकि अब यह आंकड़ा बढ़कर 40.2% हो गया है। स्वामी विवेकानंद युवा शक्तिकरण योजना के तहत 50 लाख युवाओं को टैबलेट वितरण किए गए और 2 करोड़ युवाओं तक पहुँचने का लक्ष्य है। यूपी सरकार का विजय 2047 तक प्रदेश को $6 ट्रिलियन का अर्थव्यवस्था बनाने का है, जिसमें AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन और ग्रीन टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्र अहम भूमिका निभाएंगे। इसके लिए हर मंडल में इन्वेंशन इनक्यूबेटर स्थापित और टियर 2 या 3 शहरों में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। राजधानी दिल्ली में बारिश ने पहले लोगों को परेशान किया और अब गर्मी की उमस लोगों को हालत खराब कर रही है। कुछ दिनों से तापमान हाई है और उमस से लोग परेशान हो रहे हैं। हालांकि बीच बीच में हल्के बादल की भी दिखाई दे रही है। वहीं यूपी और उत्तराखंड में बारिश का दौर जारी है। चलिए जानते हैं आज देश भर में मौसम का हाल कैसा रहेगा। दिल्ली NCR में आज बारिश से राहत मिलने की आसार है। पिछले कुछ दिनों से चल रही उमस और गर्मी का सिलसिला आज भी जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो आज बारिश या किसी प्रकार की खराब मौसम की चेतावनी नहीं है। इसके उलट तापमान में थोड़ा वृद्धि होने की संभावना है, जिससे गर्मी और अधिक महसूस हो सकती है। उत्तर प्रदेश में आज मौसम का मिजाज बदला हुआ नजर आएगा। मौसम विभाग के राज्यों के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इनमें सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, बरेली, पीलीभीत, बस्ती, बलरामपुर, गोंडा और बहराइच जैसे जिलों में शामिल हैं। इन इलाकों में मूसलाधार बारिश के कारण जल जमाव और यातायात में बाधा जैसी समस्या उत्पन्न हो सकती है। लोगों को सावधानी बरतने और मौसम की जानकारी पर नज़र बनाए रखने की सलाह दी गई है। बिहार में आज भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने राज्य के कुछ हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी दी है। इसके साथ ही बादल छाए रहने के और वज्रपात की आशंका है। पश्चिमी चंपारण, बांका, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, सारण और सीवान जिले में विशेष रूप से सतर्क रहने की अलर्ट जारी की गई है। बिजली गिरने की घटनाओं से बचने के लिए लोगों को खुले स्थानों से दूर रहने के लिए सलाह दी गई है। उत्तराखंड में भी आज भारी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। मौसम विभाग ने पिथौरागढ़, देहरादून, नैनीताल और रुद्रप्रयाग जिलों में मूसलाधार बारिश होने की चेतावनी जारी की है। पहाड़ी इलाकों में भारी वर्षा के कारण भूस्खलन और सड़क जाम जैसी स्थिति बन सकती है। प्रशासन ने लोगों को सतर्क और सुरक्षित रहने की अपील की है। पंजाब में फिलहाल मौसम राहत देने वाला रहेगा। अगले 5 दिनों तक राज्य में भारी बारिश की कोई संभावना नहीं जताई गई है। हालांकि 13 सितंबर तक कुछ जिलों में हल्की बारिश हो सकती है। पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर और पटियाला जैसे जिलों में हल्की बारिश की आसार है। राजस्थान में मानसून कमजोर पड़ चुका है। आने वाले 5 दिनों तक राज्य का मौसम शुष्क और साफ रहने की संभावना है। हालांकि 17 सितंबर से कुछ क्षेत्रों में फिर से बारिश की शुरुआत हो सकती है। यह बारिश पूरे राज्य में नहीं बल्कि कुछ सीमित इलाकों में ही देखने को मिलेगी।
बिहार सरकार किसानों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक योजना चला रही है। इसमें मशरूम उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए भी सब्सिडीज का ऐलान किया है। अरवल जिले में उद्यान विभाग की ओर से बकेट मशरूम और मशरूम हट योजना शुरू की गई है, जिस पर 90% तक अनुदान दिया जाएगा। इस साल जिले के 5 मशरूम हट खोलने जाने की लक्ष्य है, जिसकी लागत 1,97,500 रुपये है। इस पर सरकार 50% अनुदान देगी। रसायनों का अनाधुन प्रयोग आम जल जीवन, पर्यावरण एवं वन्य जीव पर दुष्प्रभाव डाल रहा है। रसायन अधिकृत कृषि को हटाकर परंपरागत कृषि विधियों एवं तकनीकी कृषि कार्यों को अधिक से अधिक प्रयोग का स्वास्थ्य एवं रसायन रहित अन्न उत्पादन कर सकता है। इसके लिए कृषि विभाग किसानों को गर्मियों में खेत की जुताई, मेड़ों की सफाई और भूमि शोधन, बीज शोधन, जैविक कृषि रक्षा रसायनों का प्रयोग करने के लिए एडवाइजरी जारी किया है। राजस्थान शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिक राजन विशाल ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि घोषणाओं को समय पर पूरा करें और योजना को लाभ अधिक से अधिक पात्र किसानों को पहुंचाएं। उनका उद्देश्य प्रदेश के किसानों को आर्थिक रूप से समृद्ध और खुशहाल बनाना है। मानसा कोर्ट में शुक्रवार को मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड की सुनवाई के दौरान उनके पिता बलकौर सिंह भावुक हो गए। उन्होंने अदालत से अपील की कि मामले के सभी आरोपियों को अगली सुनवाई में वीडियो कॉन्फ्रेंस की बजाय व्यक्तिगत रूप से अदालत में पेश किया जाए। हिमाचल के मंडी से बीजेपी सांसद एवं बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने किसान आंदोलन के दौरान की गई टिप्पणी को लेकर दर्ज मानहानि केस रद्द करने की याचिका खारिज कर दी है। कंगना रनावत को सुप्रीम कोर्ट का राहत देने से इनकार, कहा आपने ट्वीट में मसाला डाला है। महिला किसान को 100 रुपये में धरना देने वाली बताया था। जापान के दिग्गज दोपहिया वाहन निर्माता कंपनी यामाहा ने ऐलान किया है कि वो पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में अपने ऑपरेशन को बंद करने जा रहा है। स्थानीय डीलरों का कहना है कि पाकिस्तान में आम लोगों की घटती आय के चलते लोगों को ध्यान सस्ती बाइक की तरफ गया है और लोग महंगी बाइक खरीदने से कतरा रहे हैं। हिंदू धर्म में माताएं अपने बेटे बेटियों के लिए सुखी जीवन के लिए जितिया व्रत रखती है। इस साल जितिया व्रत 14 सितंबर को है या फिर 15 सितंबर को। जितिया व्रत की तारीख पर कंफ्यूज है। बैंक लोन डिफॉल्ट करने वालों की मुसीबत और बढ़ने वाली है। रिजर्व बैंक इसके लिए नियमों में बदलाव करने का विचार कर रहा है। आरबीआई का प्लान है कि जिन ग्राहकों ने बैंक लोन डिफॉल्ट किया है तो संबंधित बैंक उस ग्राहकों के मोबाइल नंबर को भी लॉक कर सकेगा। यह नियम स्मॉल टिकट वाले लोन पर लागू किए जाएंगे। इसका मकसद बैड लोन को कम करने के साथ ही रिकवरी को बढ़ाना होगा। 12 सितंबर को भारतीय शेयर बाजार बढ़त को लेकर बंद हुआ। निफ्टी आज 25,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। कारोबार सत्र में अंत में सेंसेक्स 355 अंक यानी कि 0.44% बढ़कर 81,904 पर और निफ्टी 108 अंक बढ़कर 0.43% बढ़कर 25,114 पर बंद हुआ। आज लगभग 1922 शेयरों की तेजी रही, वही 236 शेयरों में गिरावट देखने को मिली और 138 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। यह ₹5 का लालच देकर 6 साल की बच्ची को 2 नाबालिग ने अपनी हवस का शिकार बनाया। हैरत की बात यह है कि आरोपी बच्चों की उम्र सिर्फ 10 और 13 साल है। दरअसल कानपुर में जजमऊ में 10 और 13 साल के 2 नाबालिग लड़कों ने एक 6 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप किया। यह घटना बुधवार शाम को हुई। दोनों आरोपी बच्चे जो पीड़ित बच्ची के पड़ोसी हैं, उसे 5 रुपए का लालच देकर सुनसान घर में ले गए थे। उसी बच्ची को रोते हुए घर लौटने पर परिवार को घटना का पता चला। फिलहाल पुलिस ने दोनों आरोपी को हिरासत में ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। बच्ची को इलाज के लिए काशीराम अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका मेडिकल भी कराया गया है। सीपी राधाकृष्ण बने देश के 15वें उपराष्ट्रपति। उन्होंने शुक्रवार को राष्ट्रपति भवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें शपथ दिलाया। समारोह में पीएम मोदी, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ समेत कई कैबिनेट मंत्री उपस्थित हुए। उन्होंने पीएम को पत्र लिखकर पूर्णिया हाईवे अड्डे को नामकरण स्वतंत्र संग्राम सेनानी का बिहार के पहले दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री के नाम पर करने का आग्रह किया है।
मेष राशि आज मेहनत का फल मिलेगा, कार्य क्षेत्र में नई सफलता संभव। वृषभ राशि पुराने निवेश से लाभ मिलेगा लेकिन खर्चे बढ़ सकते हैं। मिथुन राशि नौकरी पेशा लोगों को प्रमोशन या सराहना मिल सकती है। कर्क राशि परिवार के सुख शांति रहेगी, संतान से शुभ समाचार मिलेगा। सिंह राशि आत्मविश्वास बढ़ेगा लेकिन स्वास्थ्य को लेकर सावधानी रखें। कन्या राशि बिजनेस में उन्नति होगी, नए प्रोजेक्ट से लाभ की संभावना। वृश्चिक राशि आज आर्थिक लाभ मिलेगा परंतु विवादों से बचें। धनु राशि भाग्य का साथ मिलेगा, शिक्षा और प्रतियोगिता में सफलता। मकर राशि परिवार के साथ समय बिताएंगे, कार्य में भी प्रगति।